वेलकम टू केमिस्ट्रिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है और ये कैसे अफेक्ट करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। फिर हमने देखी थी इसकी टाइप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इसमें हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी थी। तो आज हम देखेंगे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इंडक्टिव अफेक्ट जो है वो पॉजिटिव वे में भी शो करते हैं और नेगेटिव वे में भी शो करते हैं। मीन्स वो उनका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी होता है। उसमें सबसे पहले है अल्काइल ग्रुप। ये एग्जांपल मैंने कल नहीं दी थी, आज हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। अल्काइल ग्रुप जो हैं वो ऐसे ग्रुप हैं जो बिहेवियर शो करते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। जनरली जो देखा जाता है इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के तौर पर देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के तौर पे देखा जाता है अल्काइल को। इलेक्ट्रॉन जैसे हम देखते हैं टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल और प्राइमरी अल्केन। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो टर्शियल अल्काइल का सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी अल्काइल का कम है और फिर प्राइमरी का उससे भी कम है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे हम देखते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन उससे कम स्टेबल होता है। फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो उससे भी कम स्टेबल होता है। इस स्टेबिलिटी की वजह ही इंडक्टिव अफेक्ट है। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अफेक्ट भी होता है, और हम देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप जो है वो दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव अफेक्ट जो है वो यहाँ से शो हो रहा है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। इसी स्टेबिलिटी की वजह ये अल्काइल ग्रुप होता है जिसके साथ अटैच है। ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से टर्शरी के पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी के पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो ये उससे कम स्टेबल है, और प्राइमरी के पास एक ही कार्बोकेटाइन है, इस वजह से वो सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी है कंपैरेटिवली। उसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अफेक्ट कहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो शो करता है। हमने देखा बेसिसिटी ऑफ अमाइन, बेसिसिटी ऑफ अमाइन बेसिकली होती किस चीज़ से है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन ये होती है कि अमाइन के अंदर कितनी पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सके किसी भी ग्रुप को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है अमाइन की। हमें पता है अमोनिया के पास लॉन पेयर होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है। तो जब हम अमाइंस का बिहेवियर स्टडी करते हैं और इसकी बेसिसिटी देखते हैं, तो अगर इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो इसकी बेसिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर बेसिसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बजाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसका इंडक्टिव अफेक्ट जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जिसकी वजह से जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं अमाइंस की बेसिसिटी बढ़ती जाती है। ये एक जनरल एग्जांपल है। बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं जिसमें और दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर हम किसी सॉल्वेंट में देखें तो क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है, वाटर के अंदर सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड जो है वो वीकर है एसिटिक एसिड से। प्रोपेनोइक एसिड वीकर है एसिटिक एसिड से।
इसकी निस्बत ये वाटर में है, इन वाटर। प्रोपोनोइक एसिड वीक एसिड है वाटर के अंदर एसिटिक एसिड से, लेकिन अगर हम देखें गैस के अंदर मतलब सॉल्वेंट चेंज करें तो इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। प्रोपोनोइक एसिड वीक नहीं होता, फिर स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्रोपोनोइक के अंदर हमें पता है अल्काइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा है, एसिटिक एसिड में कम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोपोनोइक एसिड जो है वो वीक होने की वजह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है यहाँ पे। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको अपने कार्बोक्सिलेट एनाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो हाइड्रोजन रिलीजिंग पावर है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एसिडिक बिहेवियर होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे अल्काइल ग्रुप जो है वो दोनों बिहेवियर शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी। जनरली और भी ग्रुप्स होते हैं जो जब उनके साइड ग्रुप्स चेंज होते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उन ग्रुप्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के तौर पर बिहेव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तौर पर। तो हम इसको देखते हैं इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। जहाँ पर कोई भी हमारे पास ऐसा ग्रुप आ जाए जो हमें कंफ्यूज कर रहा हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो हम हाइड्रोजन का बिहेवियर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है या फिर हाइड्रोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी कम है, वो नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हम हाइड्रोजन के लिहाज से इसको जनरली जो एक्सेप्ट किया जाता है केमिस्ट वर्ल्ड में, वो यही है कि हम इंडक्टिव इफेक्ट के बिहेवियर को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है effect of inductivity on reactivity of compounds. इंडक्टिव अफेक्ट हमने पढ़ लिया, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है। इंडक्टिव अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। इसको स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इंडक्टिव बिहेवियर जो है वो रिएक्टिविटी को कितना अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन में क्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड को। इन दोनों में हमने देखना है कि इंडक्टिव अफेक्ट कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है और इससे इनकी एसिडिटी पे या फिर इनकी रिएक्टिविटी पे कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो हमें पता है, देखें एसिडिक एसिड के पास ग्रुप है CH3 और क्लोरो एसिडिक एसिड के पास है ग्रुप Cl। हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और अल्काइल ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो हमने देखना है कि अब इसमें एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है बहुत ज़्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। इससे पहले हम देखें एसिडिक बिहेवियर हम देख रहे हैं, तो हमें पता है एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखें कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज़्यादा इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक बनता है। क्लोरोएसिटिक एसिड में हमारे पास क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर है शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है।
और डिस्पर्स कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इस हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो है ये, और एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमारे पास ये। अब हमें पता है क्लोरीन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो कंपैरिजन में देखा जाए हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, जिसकी वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इक्वेशन देख लें, अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास ये इनके कॉन्जुगेट बेस आ जाएंगे। क्लोरो एसिटिक एसिड का अब देखें, क्लोरीन का तो हमने देख लिया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और एसिटिक एसिड में CH3 एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। आल्दो ये दोनों भी हमें शो करता है, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। अगर क्लोरो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसकी एसिडिटी वैसे भी कम होगी, और अगर CH3 के लिहाज से देखा जाए इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो बाउंड कर लेगी हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करेगी। हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करेगी तो इसका मतलब है एसिडिटी कम हो जाएगी। तो दोनों तरह से देखा जाए क्लोरो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में भी और अल्काइल ग्रुप के लिहाज से भी, तो हमें पता चलता है कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीकर है देन क्लोरो एसिटिक एसिड। और इसकी जो क्वांटिटेटिव मेजर है जो वैसे एनालिसिस किया गया है, इट इज सेड दैट क्लोरो एसिटिक एसिड हंड्रेड टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो हमने देखो इंडक्टिव इफेक्ट ने कितना स्ट्रॉन्गली इफेक्ट किया है कि क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में 100 टाइम्स का डिफरेंस है। इसके बाद हम चंद मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। फ्लोरो एसिटिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरो एसिटिक एसिड। हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पे भी सेम केस है। देखें, फ्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड इन कंपैरिजन आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे भी हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। हमें पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो क्लोरो एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो फ्लोरो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा क्लोरो एसिटिक एसिड की निस्बत। इसकी हाइड्रोलिसिस और इनका कॉन्जुगेट बेस देख लेते हैं। क्लोरो एसिटिक एसिड
वीक होगा फ्लोरोएसिटिक एसिड की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिहेवियर की वजह से। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड। पहले हमने फ्लोरोएसिटिक एसिड के सारे कंपाउंड देखे हैं, अब हम कोई प्रोपेनोइक एसिड का कंपाउंड देख लेते हैं, कोई मतलब कार्बन चेन इंक्रीज करके चेंज करके देख लेते हैं। दिस इज क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। और इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड। अब हमने इनकी एसिडिटी और इनका बिहेवियर स्टडी करना है इनका इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो देखें क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अब इन दोनों में से हमने देखना है कि एसिडिटी क्लोरोएसिडिक एसिड की ज़्यादा होगी या फिर क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड की। तो हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इन चेन मूव करता है, और जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक होता जाता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो अल्फ़ा कार्बन पे होता है, फिर बीटा कार्बन पे होता है, और फिर नेक्स्ट होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरोएसिटिक एसिड का इफेक्ट एसिडिटी पे कहाँ तक जाता है। CH2 CH2 CO, दिस इज अवर अल्फा कार्बन, दिस इज अवर बीटा कार्बन एंड दिस इज गैमा और नेक्स्ट कार्बन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा अल्फा कार्बन पे, फिर होगा बीटा कार्बन पे। हमने पढ़ा था कि बीटा कार्बन से इफेक्ट हाइड्रोजन पे जाता है, और नेक्स्ट जो है वो थर्ड कार्बन से आगे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो मूव नहीं करता। इसका मतलब है यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे अगर होगा भी तो इतना थोड़ा होगा कि हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इस कार्बन के ऊपर इस क्लोरीन का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ये हाइड्रोजन अपना वैसे ही दे सकता है जैसे कि क्लोरीन के बगैर अगर होता, यानी कि सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड होता, तो उस केस में जैसे हाइड्रोजन देना था इसने, इस क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड भी उसी तरह से हाइड्रोजन दे देगा, यानी कि इजीली अपना हाइड्रोजन दे देगा। इस वजह से इसकी एसिडिटी पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम सिर्फ क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड की बात करें। फिर हम देखते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड को। अब ये अल्फ़ा कार्बन है इसमें और ये बीटा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन पे इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद होता है बीटा कार्बन पे। अल्फ़ा जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अफेक्ट होता है, यानी कि इतना अफेक्ट होता है कि वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो सके। तो इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन कार्बोक्सिलेट की जो कार्बन है इसके ऊपर जो है वो क्लोरीन अफेक्ट करेगी। तो क्लोरीन के अफेक्ट की वजह से ये अपना हाइड्रोजन, जाहिर बात है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके सारे चले गए हैं। तो ये इजीली अपना हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज़ होने की वजह से, पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से ये अपना हाइड्रोजन दे देगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो कह सकते हैं कि 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, वीकर एसिड is weaker acid than acetic acid। ये हमने एक्सप्लेन कर लिया कैसे ये वीकर है। तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देख ली, जिसमें हमने कंपैरेटिवली देखा कि एसिडिटी बिहेवियर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, या फिर रिएक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए। अब ऐसा है कि अगर किसी ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं और उसकी बिहेवियर पे, उसकी रिएक्टिविटी पे जो है वो अफेक्ट पड़ रहा है, तो हम देखेंगे कि कैसे अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप हटाकर डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो रिएक्टिविटी में कितना बड़ा चेंज आता है। जैसे हमने सारे कार्बोक्सिलेट के कंपाउंड पढ़े हैं, क्लोरोएसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड, काफ़ी सारे पढ़े हैं। तो अगर जैसे हमने क्लोरोएसिटिक एसिड पढ़ा, ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप को हटाकर हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो रिवर्स हो जाती है।
यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हुई थी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा हो गई थी, विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन लगाया था तो एसिडिटी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अगर हम डोनेटिंग ग्रुप लगा दें इसके साथ कोई, तो इसकी रिएक्टिविटी का पैटर्न जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इसकी एसिडिटी बढ़ने की बजाय इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। ये एक बहुत वाइड रेंज टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप अगर हम चेंज करें तो रिएक्टिविटी और उनका बिहेवियर, उनका पैटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली टोटली चेंज हो जाता है। इतना चेंज हो जाता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। एरोमेटिक ग्रुप्स जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के चेंज करने से अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसी कंपैरिजन में एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को। अगर हम देखें एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को, हमने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बजाय, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही लगा दें तो बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। हमने क्लोरोएसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड पढ़ा। अब हम देखें यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा है एसिटिक एसिड में। हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका जो बिहेवियर पैटर्न है, इसका जो रिएक्टिविटी है, इसकी एसिडिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, इसकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CH3 और इस कार्बन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, सारी डायरेक्टली अटैच कार्बन है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आराम से अपना जो हाइड्रोजन है, एसिडिटी हाइड्रोजन की वजह से होती है। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसकी बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन के साथ, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनेटिंग एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन डोनेटिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर्मिक एसिड के पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ऑल्दो हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन हमने देखा जो एसिड है वो फॉर्मिक एसिड की निस्बत क्या है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से, अल्काइल ग्रुप होने की वजह से इसकी एसिडिटी डिक्रीज़ हो गई है। इसकी एसिडिटी डिक्रीज़ कितनी हुई है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो जनरली दी जाती हैं वो कहा जाता है कि एसिड 10 टाइम्स जो है वो फॉर्मिक एसिड की निस्बत वीकर है। टेन टाइम्स एसिटिक एसिड जो है वो वीकर है फॉर्मिक एसिड से। अब स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ दी थी, अल्काइल ग्रुप्स जिनका बिहेवियर जो है वो डुअल था, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों तरह से एक्ट कर रहे थे। तो इन द एंड हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिसिटी ऑफ अमाइन को इन डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ से आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमने देखा कि अल्काइल ग्रुप जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है वो पैटर्न शो करते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस बेसिकली किसी भी अमाइन की ये एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी उसकी बेसिसिटी को शो करती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा अमाइंस की बेसिसिटी होगी।
यहाँ पर हम इन कंपैरिजन में देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल और अमोनियम को, जिससे उसका बेसिसिटी पैटर्न हम स्टडी करेंगे। जो हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो बिहेवियर शो करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर की वजह से जो सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइन होते हैं वो अमोनियम की निस्बत ज़्यादा बेसिक होते हैं। सेकेंडरी अमाइन ये अल्काइल ग्रुप जो है वो डोनेटिंग होता है। इस डोनेटिंग अफेक्ट की वजह से जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं, इसकी बेसिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, इसकी बेसिसिटी जो है वो सेकेंडरी अमाइन की निस्बत कम होगी। और फिर अमोनियम अमाइन के पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसकी बेसिसिटी मज़ीद कम हो जाएगी। तो ये तो है यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी शो करेगा। जाहिर बात है दो अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट करने की वजह से इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी बढ़ेगी। एक ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी को कम इंक्रीज़ करेगा, इस वजह से प्राइमरी की सेकेंडरी से कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का बिहेवियर देखें, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का बिहेवियर देखें तो वो इस बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर देता है। यानी हमारे पास टर्शियरी अल्काइल ग्रुप के पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। 3 अल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है उसकी बेसिसिटी जो है वो ज़्यादा तो होती है, किससे? अमाइन से ज़्यादा होती है, अमोनियम आयन से ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी जो अमोनियम आयन से तो ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन से इसकी बेसिसिटी कम होती है। टर्शियरी अमोनियम आयन का हम देख रहे हैं। टर्शियरी अमोनियम आयन की अमोनियम आयन से तो बेसिसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसकी बेसिसिटी प्राइमरी और सेकेंडरी से कम है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न अभी देख लेते हैं क्या है। अल्काइल ग्रुप की अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी देखी जाए, अल्काइल ग्रुप की अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी देखी जाए तो इस लिहाज से जो हमारा अल्काइल ग्रुप है टर्शियरी जो हमारे पास अमाइन बनेगा उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टर्शियरी के केस में ऐसा नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि टर्शियरी जो है वो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है वो टर्शियरी में अल्काइल ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बजाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के तौर पर बिहेव करे। अगर हम इस अफेक्ट को देखें कि अल्काइल जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के तौर पर बिहेव कर रहा है, या फिर इंडक्टिव अफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव अफेक्ट शो कर रहा है, तो फिर हमें ये बिहेवियर समझ में आता है कि टर्शियरी अमाइन की बेसिसिटी जो है वो कम होगी प्राइमरी सेकेंडरी से अल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बजाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो जाएंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो जो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही कम होंगे तो वो डोनेट कैसे करेगा और बेसिसिटी इंक्रीज़ कैसे होगी। तो यही अल्काइल का पैटर्न जो स्टार्ट में आपको बताया था कि ये दोनों शो करते हैं, तो ये अमाइंस की बेसिसिटी से बहुत क्लियरली हमें समझ में आ गया कि अमाइंस की जो बेसिसिटी होती है वो कैसे अल्काइल के पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से चेंज हो रही है। इनकी वैसे तो मतलब अगर हम देखें ये जो पैटर्न है इलेक्ट्रॉन बेसिसिटी के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी का, इसके और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं
और वो फैक्टर्स हमारे पास किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्वेशन टेंडेंसी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर सॉल्वेशन एबिलिटी है, या फिर कॉन्जुगेट एसिड जो हमने पहले भी पढ़ा, कॉन्जुगेट एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। हमने अभी टर्शियल अल्काइल का बिहेवियर पढ़ा, तो आप एक स्टेटमेंट याद रख लें, ट्राईइथाइल अमाइन वीकेस्ट अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक बेस है। एलिफेटिक बेस है, अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक बेस है। अब ये इसका इस स्टेटमेंट से हमें पता चल गया, और वैसे भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो टर्शरी अल्काइल है हमारे पास, टर्शरी अल्काइल है या फिर टर्शरी अमाइन हमारे पास जो यहाँ पे है, वहाँ पर जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बजाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अफेक्ट शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव अफेक्ट की वजह से उसकी बेसिसिटी भी कम हो रही है, और हमने देखा ट्राईथाइलामाइन वीकेस्ट एलिफेटिक बेस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, जिनको हम जब हम स्टडी करते हैं, अगर हम तो इंडक्टिव अफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो हम और सारे फैक्टर्स को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, हमने पहले जहाँ पे देखा था एसिड बिहेवियर को, एसिडिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड, वहाँ पे हमने कॉन्जुगेट बेस को स्टडी किया था। तो अगर यहाँ पे भी हम देखें तो जितना ज़्यादा बेसिसिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा जो है वो इसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। और हम अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की बात करें, तो उसमें हाइड्रोजन बाइंडिंग एबिलिटी अगर देखी जाए, तो हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट को हाइड्रोजन के लिहाज से भी स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के पास हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। इनको हम ऐसे ओपन करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, और अगर हम टर्शियरी अमाइन भी लिखें, ये इनकी ज्योमेट्री वैसे ऐसी नहीं होती, लेकिन मैंने आपको जनरली लिख के दिखाया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी है, तो प्राइमरी की सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है। सेकेंडरी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास टर्शियरी अमाइन है उसके पास एक तो सिंगली हाइड्रोजन नहीं है, और जो CH3 के साथ हाइड्रोजन हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक पार्शियल पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो एक तो इसकी ज्योमेट्री की वजह से, इसकी ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री की वजह से भी, और इसके पास हाइड्रोजन ना होने की वजह से भी टर्शियरी अमाइन जो है हमारे पास, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से इसका जो बिहेवियर है, उसकी जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाती है। टर्शियरी अमाइन में इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों इकट्ठे होकर इसकी जो बेसिसिटी है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। इस वजह से इन कंपैरिजन टर्शियरी अमाइन जो है वो वीकर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन की निस्बत। फील्ड इफेक्ट ये इसी का हिस्सा है, इंडक्टिव इफेक्ट का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है फील्ड इफेक्ट में और इंडक्टिव इफेक्ट में। फील्ड इफेक्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है, और फील्ड इफेक्ट इसी की तरह है, लेकिन ये सॉल्वेंट से अफेक्टेड होता है, या फिर जो स्पेस होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ये उससे रिलेटेड होता है। इसमें हम ज्योमेट्री देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। ये फील्ड इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है,
जो किसी भी कंपाउंड के इर्द गिर्द उसके पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो पोलराइजेशन होती है उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जनरली अगर हम इनका देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, influence of electric field on distribution of electron। यह है हमारे पास फील्ड इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज सेपरेशन होगी, पोलराइजेशन होगी, उसमें उन पोल्स के क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इसके कंपैरिजन में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग सिग्मा बॉन्ड। दोनों होती तो इसी वजह से हैं कि पोलराइजेशन हो जाती है, चार्ज सेपरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, यही इंडक्टिव इफेक्ट है। और उसी चार्ज सेपरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये फील्ड इफेक्ट कहलाती है। वैसे जनरली जो कहा जाता है वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंडेप्थ नेम है और फील्ड इफेक्ट जो है वो एक जनरलाइज नेम है इस इफेक्ट का। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, जो यहाँ पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की जो छोटी छोटी डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।